ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। अब देख लेते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत को रूढ़िवादी अधिकारों का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक एक अनुदारवादी विचारक एमंड बर्क माने जाते हैं। ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आई। आगे देखते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार अधिकार न तो प्रकृति की देन है और न ही राज्य की देन है, बल्कि अधिकार इतिहास की देन के अनुसार ऐसे अधिकार जो रीति रिवाज एवं परंपरा पर आधारित नहीं होते, उन्हें अधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। बर्क ने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन करते हुए कहा कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जिन इंग्लैंड की जनता को जो अधिकार मिला, इससे इंग्लैंड की जनता भली भांति परिचित थी। बर्क ने 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया और कहा कि इस क्रांति के बाद फ्रांसीसी नागरिकों को जो अधिकार मिला, उससे फ्रांस के नागरिक अपरिचित थे। बर्क का प्रसिद्ध कथन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का अधिकार एक अमूर्त अधिकार है। आगे देखते हैं दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बेहतर आपको मिलेगा। थोड़ा सा समय है। आगे चलकर ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना हुई। आलोचकों ने कहा कि हर परंपरा एवं रीति रिवाजों को अधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि कुछ परंपराएं अच्छी होती हैं और कुछ परंपराएं बुरी होती हैं। जैसे भारत में पहले बाल विवाह, सती प्रथा और बलि प्रथा आदि जैसी कुरीतियां प्रचलित थीं। इन्हें आज अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके समर्थक मैकाइबर हैं, वर्गेस हैं, हेनरी मैन, सिवंगनी हैं। ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत के ये समर्थक हैं। आदर्शवादी या नैतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्रतिपादक इसके कांट हैं, इसके समर्थक रूसो हैं, ग्रीन हैं, हीगल हैं, बोसांके हैं। यह सिद्धांत उन्हीं अधिकारों को मान्यता देता है जो व्यक्ति नैतिक विकास में सहायक होते हैं, इसका आशय आंतरिक विकास से है। जहाँ व्यक्तिवाद भौतिक या बाह्य सुख को बल देता है, वहीं आदर्शवाद आंतरिक सुख या आध्यात्मिक सुख पर बल देता है। आदर्शवादी राज्य को इतना अधिक महत्व देते हैं कि उससे अलग व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार राज्य या समाज की देन है। राज्य इसे लागू करता है और राज्य ही इसकी सुरक्षा करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य में रहकर अधिकारों की प्राप्ति की जा सकती है। राज्य से अलग एवं राज्य के विरुद्ध अधिकारों की प्राप्ति संभव नहीं है। ग्रीन का प्रसिद्ध कथन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपना नैतिक विकास नहीं कर सकता। बोसांके का कथन है, क्या कथन है दोस्तों, देखते हैं। अधिकार वह दावा है जो समाज द्वारा दिया या निर्मित होता है और राज्य द्वारा इसे लागू किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कांट ने भी नैतिक विचारों पर बल दिया। हीगल एवं ग्रीन ने माना कि अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही रहकर प्राप्त की जा सकती है। हीगल एवं ग्रीन ने माना कि अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही रहकर प्राप्त की जा सकती है। सावयवी संबंध को स्थापित किया, यानी अंगी और अंग का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। अंगी अर्थात अंग से अंग, शरीर का कोई एक भाग वो अंग होता है।
शरीर का संपूर्ण भाग अंगी होता है, उसी प्रकार से अंगी संपूर्ण हुआ और जो अंग हुआ वो अंत हुआ, अर्थात संपूर्ण राज्य है और व्यक्ति उसका अंग है यानी अंत है। इसलिए व्यक्ति और राज्य की तुलना अंगी और अंग से की गई है। समाज, आगे चलते हैं दोस्तों। समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत। समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत प्रतिपादक लास्की हैं, समर्थक जे.एस. मिल हैं, टी.एच. ग्रीन हैं, जी.डी.एच. कोल हैं, हाउस हैं, वारकर हैं। मान्यता अधिकार वे होते हैं जो सामाजिक कल्याण या सामाजिक हित में हो। समाज कल्याण अधिकारों का सिद्धांत 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। यह उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों का समन्वय है। उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों का समन्वय है। यह उपयोगितावादियों की देन मानी जाती है, लेकिन इसे विकसित करने का श्रेय लास्की को जाता है। इसलिए समाज कल्याण अधिकारों के प्रतिपादक लास्की माने जाते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, जी.डी.एच. कोल, हाउस, वारकर माने जाते हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार वे होते हैं जो समाज कल्याण या सामाजिक हित पर आधारित होते हैं। ऐसे अधिकार जो सामाजिक हित के विरुद्ध होते हैं उन्हें अधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सिद्धांत मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानता है, इसलिए सामाजिक हित के विरुद्ध व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। इसका मानना है कि अधिकार का स्वरूप चाहे प्राकृतिक हो, चाहे कानूनी हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे आदर्शवादी हो, उसका एक ही मापदंड होता है, वह है सामाजिक हित। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है। राज्य इसकी सुरक्षा करता है और उसे लागू करता है। इसकी मान्यता है कि अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित के बीच सामंजस्य की स्थापना करता है। जे.एस. मिल का प्रसिद्ध कथन है, व्यक्ति के विकास एवं समाज कल्याण में कोई मौलिक विरोध नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। हाउस के अनुसार असली अधिकार समाज कल्याण की शर्तें हैं और विभिन्न अधिकारों का औचित्य इस बात से है कि समाज के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए उसकी क्या भूमिका है। लास्की ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में समाज कल्याण अधिकारों के सिद्धांत की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी है। लास्की ने अधिकारों की परिभाषा करते हुए कहा, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। लास्की पुनः लिखते हैं कि ऐसे अधिकार जिन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होती वे बालू के ढेर के समान होते हैं। लास्की पुनः लिखते हैं कि लोकतंत्र, लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिसमें मेरा कल्याण घनिष्ठ एवं अवांछनीय रूप से जुड़ा होता है। लास्की कहते हैं कि मेरे अधिकारों की मांग इसलिए खड़ी होती है कि मैं भी सामाजिक हित में अपना योगदान देना चाहता हूँ। लास्की राज्य और अधिकारों के बीच संबंध बताते हुए कहते हैं कि आज किसी भी राज्य की पहचान इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने नागरिकों को क्या अधिकार दे रहा है, बल्कि इस बात की पहचान की जाती है कि वह समाज के हित के लिए क्या कार्य कर रहा है।
आगे देखते हैं दोस्तों। लास्की कुछ विशेष अधिकारों के विषय में बताता है जो निम्नलिखित है। भाषण में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार। लास्की अधिकारों का मजबूती से चर्चा करते हुए कहता है कि अधिकार सक्षम निरंकुशवाद से भी निरंकुश है। मानव अधिकारों का सिद्धांत। जहाँ प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत मानवीय बुद्धि पर आधारित है, अर्थात इसका स्वरूप व्यक्तिवादी है, अर्थात बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होता है, वहीं मानव अधिकारों का सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है और सामाजिक हित को ध्यान में रख कर दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया। इसी नारे को मानव अधिकार की संज्ञा दी जाती है और इसी मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एक्ट में शामिल किया गया है। 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को शामिल किया गया, इसीलिए 10 दिसंबर को मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1961 ईस्वी में एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन किया गया। इसका मुख्यालय लंदन में है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की रक्षा करता है। मानवाधिकार का कहना है कि ऐसे व्यक्ति जो दिनहीन, मलिन हैं, मानव होकर भी पशुवत जीवन जी रहे हैं, गंदी मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, गंदे जल पी रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को मानवीय जीवन प्रदान करना जिससे वे भी समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। ऐसे व्यक्तियों को अमानवीय जीवन से निकालकर मानवीय जीवन के योग्य बनाना संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वरूप का प्रावधान किया गया है। नकारात्मक स्वरूप, नकारात्मक अधिकार। इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अनुच्छेद 1 से लेकर 21 तक में किया गया है। इसमें राजनीतिक, कानूनी तथा नागरिक अधिकार आते हैं। ये बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। सकारात्मक अधिकार। इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अनुच्छेद 22 से लेकर अनुच्छेद 26 तक में किया गया है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं। ये अधिकार समाज के दबे कुचले असहाय लोगों को प्राप्त है। यह अधिकार सामाजिक हित को ध्यान में रखकर दिया जाता है। सकारात्मक अधिकार का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को ऊपर उठाना होता है। अधिकारों का मार्क्सवादी दृष्टिकोण बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अधिकारों का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, मगर जल्द से जल्द रिवीजन करना है। ये जितनी तेज़ी से हम लोग रिवीजन करेंगे उतने बहुत अभी जान लीजिए पढ़ना है। ये पॉलिटी चल रही है, इसके बाद हिस्ट्री चलेगा। हिस्ट्री में कई नोट्स हैं, अभी पॉलिटी में 2 और नोट्स बचे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत पढ़ना है। अधिकारों का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवाद का मानना है कि उदारवादी व्यवस्था में अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उदारवादी व्यवस्था में वर्ग विभाजन होता है एवं अमीर वर्ग दूसरा गरीब वर्ग। यहाँ समाज में वर्ग विभाजन होता है, यहाँ राज्य होता है। यहाँ अमीर वर्ग के द्वारा गरीब का शोषण होता है, यहाँ केवल अमीर वर्ग अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। साम्यवादी व्यवस्था में ही गरीब वर्ग को अधिकार प्राप्त हो सकता है, अर्थात उदारवादी या पूंजीवादी व्यवस्था में अधिकारों की प्राप्ति केवल अमीर वर्ग को ही हो सकती है। ऐसी व्यवस्था जहाँ न तो वर्ग हो और न तो राज्य हो,
इसी को साम्यवादी व्यवस्था कहते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार अधिकारों की प्राप्ति सभी वर्गों को उदारवादी व्यवस्था में नहीं हो सकती, क्योंकि उदारवादी व्यवस्था में समाज दो वर्गों में बटा होता है। एक वर्ग जो उत्पादन के साधन का मालिक होता है वह अमीर वर्ग कहलाता है, और दूसरा वर्ग जो उत्पादन का मालिक नहीं होता वह गरीब वर्ग कहलाता है। मार्क्सवाद का मानना है कि इसी उदारवादी व्यवस्था में राज्य का उदय हुआ। राज अमीरों की रचना है। आगे देखते हैं दोस्तों। मार्क्सवादियों का मानना है कि उदारवादी व्यवस्था में केवल अमीर वर्ग ही अधिकारों को प्राप्त कर सकता है, गरीब वर्ग नहीं। मार्क्सवाद का मानना है कि साम्यवादी अवस्था में ही सभी वर्गों को अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों आज बस इतना ही। कल के चैप्टर में हम लोग लेंगे स्वतंत्रता। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो को देखिए, ऊबिए मत, क्योंकि रिवीजन करना उबने के समान ही होता है। ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, रिवीजन खुद कर रहे हैं और रिवीजन आपको भी करा रहे हैं। और रिवीजन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी रिवीजन कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।